कांवड़ मेले को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में सीएम ने की बैठक, अधिकारियों और जिम्मेदारों को जारी किए निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियां रद्द, दवा की सप्लाई बढ़ी, 1000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात। जनता के सामने रखी गई यूसीसी रिपोर्ट, 4 वॉल्यूम में बनी रिपोर्ट को वेबसाइट में डाला गया। यूसीसी नियमावली समिति के प्रमुख ने सार्वजनिक रिपोर्ट की। 15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी करेंगे बैठक में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रुड़की के रहमत साबरी गेस्ट हाउस में जिस्म फिरोशी का धंधा, पुलिस ने गोरख धंधे का किया रासपाश, 8 महिलाएं और 11 पुरुष गिरफ्तार। बारिश से कालाढूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा बहा, भारी वाहनों का आवागमन बंद, लोक निर्माण विभाग मरम्मत के काम में जुटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है। यूसीसी नियमावली कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट जारी हुई है। यूसीसी की रिपोर्ट आम लोगों के लिए अब उपलब्ध हो गई है। सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों अक्टूबर तक यूसीसी लागू करने का ऐलान किया था। सरकार ने अभी तक रिपोर्ट के मुख्य अंश जारी किए हैं। अब संपूर्ण रिपोर्ट जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो गई है। कोई भी व्यक्ति अब रिपोर्ट और कानून को वेबसाइट पर देख सकेगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से सुझाव लिए थे। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी थी। धामी सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखकर पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मोहर लगा दी थी। धामी सरकार अब यूसीसी की नियमावली पर कार्य कर रही है। ये जैसा कि आपने सुना, अभी बताया कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देशन किया है, हम लोग की नई मीटिंगें हो चुकी हैं और हम लोग उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के हिसाब से अपने सबसे समय पर करें। अफवाहों के विषय में बोलना बड़ा मुश्किल है सर। इसको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा है, जैसा कि आप अभी समिति के अध्यक्ष ने भी बताया आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम लोग समय पे भी कर लेंगे और ग्राउंड पे भी इसको हम लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो यूसीसी का जो संहिता है वो तो विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका, केवल लागू होने की तिथि अब निर्धारित होनी है। इसके संबंध में नियमावली बनाई जा रही है। यूसीसी में 3 प्रकार की मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं: शादी और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स, उसके साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप का है, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जिसमें इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन दोनों को कवर किया गया है। और ये सेकुलर लॉ के रूप में लाया गया है, जो सभी पर समान रूप से लागू है। ये कब से लागू होगी सर? तो जब नियमावली बन जाएगी, ऐसा राज्य सरकार को लागू करना है, लेकिन समिति भी नियमावली बन रही है। मैं जैसा समझता हूँ कि नियमावली जब बन जाएगी और उस कार्यान्वयन की स्थिति में सरकार आ जाएगी। ये सरकार का ये एक बहुत बड़ा कदम है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना, और यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रतिबद्ध भी है, और एक्ट पास हो गया है, रूल बन रहे हैं, तो इसको लागू। मैम, क्या कोई तारीख तय हुई है कि अक्टूबर में किस दिन पर इसको लागू किया जाएगा? और मैम, आज पूरे मीटिंग का, एक्सपर्ट कमेटी की पूरी बैठक का क्या ये उद्देश्य था कि लोगों को जानकारी मिले, अवेयरनेस हो इस लॉ के बारे में? यस, ये भी एक पार्ट है, ट्रेनिंग एक पार्ट है, वो अभी शुरू होगा। उसमें और भी डिसेमिनेट की जाएगी इंफॉर्मेशन, सारी जो बारीकियां हैं वो बताई जाएगी। लेकिन इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सभी के अधिकार सुरक्षित होंगे, सभी की निजता का इसमें ख्याल रखा गया है, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत ही इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे, चाहे विवाह का रजिस्ट्रेशन है, तलाक का इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जो सुविधा है वो पोर्टल में आपके एक क्लिक पे आपके फोन पे उपलब्ध।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने मंगलौर विधानसभा में हुई हिंसा को लेकर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। हमारे संवाददाता अंकित काला ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के बाद अब कल परिणाम आने हैं। इन उपचुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की पूरी तैयारी थी और जिस तरीके के मतदान हुआ है, जिस तरीके से मंगलौर में घटना देखने को मिली, उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो उपचुनाव हुआ है इसमें आप इसको किस तरीके से वो देखते हैं, क्या इसके परिणाम आने वाले हैं, और जिस तरीके से मंगलौर में जो दुखद घटना देखने को मिली है, जिसमें कि उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन तक सत्ता पक्ष के पक्ष में काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है। करण मेहरा जी, आप जिस तरीके से मंगलौर में घटना देख करके आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है और कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? मंगलौर में वोटिंग का दिन एक काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रही थी। साफ वीडियोज़ हैं जिसमें लोग अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं, पुलिस देख नहीं रही और पीट रही है कि भागो, और गालियां दे रही, भद्दी भद्दी गालियां। और मैं देख रहा था कांस्टेबल और उसके नीचे के लोग कहीं लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, कहीं नहीं कर रहे थे। केवल इंस्पेक्टर और एसआईज ये लोग मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि माइनॉरिटी और दलित का वोट ना पड़ पाए। जहाँ संजय गुप्ता बीजेपी के पूर्व विधायक, यतीश्वरानंद और बड़े नेता बीजेपी के लगातार बूथों में घूम रहे थे, वहीं कांग्रेस के हरीश रावत, करण मेहरा, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या इत्यादि को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वहाँ दहशत का माहौल पुलिस ने और प्रशासन ने कर रखा था। 6 बजे लिभेड़ा में गोली चलती है और लेकिन एसएसपी साहब बिना जांच के ही निर्दोष साबित कर देते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं। लोगों को लाठियाँ लगी, लोग घायल हुए, लेकिन प्रशासन ने उनको अस्पताल ले जाने में आवश्यक नहीं समझा। वो तड़प रहे थे। 1.5 घंटे बाद काजी निजामुद्दीन पहुंचते हैं, तब वो ले जाते हैं। मूक दर्शक बन के पुलिस और प्रशासन देख रहा था लोगों को चोटिल होते हुए। मैं एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करते हुए देख रहा था। माइनॉरिटी के लोगों को मार मार के उनके घरों में बंद किया जा रहा था और HR नंबर की गाड़ी लगभग कई बूथों में देखने को मिली हैं। उनके वीडियोज़ हमारे पास है और हम इनको कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करेंगे। एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं, उत्तराखंड की गाड़ियां नहीं घूम सकती, करण मेहरा नहीं जा सकता, हरीश रावत और CLP यशपाल आर्या नहीं जा सकते, लेकिन संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद जा सकते हैं और हरियाणा के लोग वहां घूम के गुंडागर्दी कर सकते हैं। ये मंगलौर में हुआ है और हम इसको कोर्ट में भी साबित करेंगे। मंगलौर में तो हमने जिस तरीके की वीडियो आ रही है, वहाँ पे पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं और जिन पुलिस वालों पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वो खुद वहाँ पर उल्लंघन करते हुए नजर। निश्चित ही पुलिस के 3 तो ऐसे SI और ऊपर के रैंक के लोग हैं जिनके हमारे पास वीडियोस हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर पुलिस वाले जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो लाठियां भाज रहे थे, वो चिंता का कारण है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, लेकिन आई कार्ड को चेक करने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को और जो चुनाव लड़े उनके जो एजेंट्स हैं उनको होता है। पुलिस क्यों चेक कर रही थी और पुलिस के पास कौन सा आधार था कि वो सही और गलत देख ले रहे थे? इस तरीके से मार पीट के लाइनें भगाई गई हैं। 3 बजे के बाद मैक्सिमम बूथ्स में पोल नहीं होने दिया, केवल उन्हीं लोगों को पोल करने दे रहे थे जो बीजेपी का अभिकर्ता लेके जिनको आ रहा था, उन्हीं को पुलिस पोल करने दे रही थी, बाकी को अंदर आने। हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि सारे CCTV कैमरे देखे जाएं, क्या बाहर के और अंदर के हालात थे, और उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा उसके बाद भी हम बद्रीनाथ की सीट भी जीतेंगे और मंगलौर की सीट भी जीतेंगे, ये सब कुछ होने के बावजूद भी। तो आप तो सर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने तो ये सारे डिनाई कर दी। उन्होंने कहा ना तो यहाँ गोलीबारी हुई है, ना इस तरीके की घटना। बताओ मेरे भाई, जो कराएगा वो कभी कहेगा कि मैंने गुनाह कर रखा? वीडियो झूठ बोलेगी? वीडियो झूठ बोल रही। इतना जो मीडिया कर्मी वहाँ घूम के लाए हैं, फोटो बना के वीडियो बना के, वो झूठ बोल रहे हैं। केवल बीजेपी सच बोल रही है। गौतम साहब ने इस चुनाव से पहले घोषित कर दिया था कि क्या होगा। उन्होंने कह दिया था कि चुनाव में जीत इंपॉर्टेंट होती है। आइडियोलॉजी, लोकतंत्र, ये कुछ
पार्टीवादी विचारधारा कोई कुछ नहीं, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये उनके शब्द थे और उन्होंने कल दिखा दिया। पुलिस का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके जो किया है वो निश्चित ही आश्चर्यजनक है। और हम आपको आज कह रहे हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये जितने अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने इस तरह की हरकतें की हैं जो वीडियो में आए हैं, किसी को भी हम बकसने वाले आने वाले समय में नहीं है। चुनाव कमीशन काम करेगा ठीक, नहीं तो सरकार आएगी तो इनकी सबकी पोथियां कुंडलियां सब खोली जाएंगी। हमने भाजपा के नेताओं से इस विषय में बातचीत करी, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने ये बातें लोकसभा के इलेक्शन में भी कही थी, लेकिन 5 सीटें गई है, अब आप उपचुनाव से पहले। ऐसा है ना, आज के दिन में वो कह सकते हैं वही कातिल वही मुंसिफ, वही कातिल वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। इस समय निर्णय देने वाले भी वही हैं, राजा भी वही हैं, कत्ल करने वाले भी वही हैं, सजा देने वाले जज भी वही हैं। तो इस समय जो चाहे बीजेपी कह सकती है, लेकिन जो उनकी हरकतें, गौरक्षा का क्या हुआ, क्या है आज स्थिति? सारी सड़कों में गौ माता गौवंश घूम रहा है, लोग उनको पीट रहे हैं, कहीं उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गौ रक्षा करके पूरा सिस्टम खराब कर दिया। जो आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, पहले उसको लठ लेके उतरना पड़ता है गाय को रोड से हटाने के लिए। ये आम दृश्य है। गाँव में स्थिति है, बाघ खा रहे हैं, तो जो छोटे श्याल होते हैं वो गायों को खा रहे हैं, जिसके खेत में जा रहे वो लठ मारने को मजबूर है। ये इनका गौ रक्षा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कलई अंकिता से लेकर किरण नेगी से लेकर ममता जोशी बहुगुणा तक, और उत्तराखंड राज्य 9 हिमालय राज्यों में आज महिला अपराध में पहले नंबर पर। इन्हीं का उपक्रम एनसीआर भी इस बात को कह रहा है। तो ये कुछ भी कह सकता है, उसके बावजूद भी सिकंदर हैं। लेकिन भगवान राम ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अयोध्या आ रहे हैं, अगल बगल की 6 सीटें आ रहे हैं, अब ये बद्रीनाथ हारेंगे कल को, और उसके बाद अन्य स्थानों को भी हारेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप फिर भी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? मैं इसलिए हूँ क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन कुछ तो वोट पड़ा है ना। मुझे भरोसा है, अगर हम 20,000 से जीतने वाले थे तो 2,000 से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे हम ही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे करण मारा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो जीत का दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं चालक के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में पुनर्गठन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होने के बाद उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन कुछ संपत्तियों का बंटवारा अभी शेष है, जिस पर पुनर्गठन विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं को निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन कुछ बिंदुओं को निस्तारित करना अभी शेष है, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 697 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कुंभ मेला या अन्य आयोजन हेतु उपयोग किए जाने पर सहमति बनी। हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर की कुल 24 नहरों का हस्तांतरण उत्तराखंड सरकार को किया गया है। इसी तरह हरिद्वार स्थित गंग नहर में स्पोर्ट्स गतिविधियों पर भी उत्तर प्रदेश के साथ सहमति बनी है। जब हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो कुछ संपत्तियों के बंटवारे के बारे में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, और चूँकि पुनर्गठन विभाग जो है वो ये सब काम लगातार देख भी रहा है। आज उसकी समीक्षा बैठक मैंने की, हालांकि इससे पहले भी मैं बैठा था। तो जो बिंदु निस्तारित हुए और जो बिंदु अभी निस्तारित होने, तो उन पर मेरी द्वारा चर्चा की गई। उसमें जैसे आप देखिए, हरिद्वार में जो सिंचाई विभाग का जो भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो 697 हेक्टेयर है। लेकिन उसमें अब ये तय हुआ था उस समय कि जब भी कुंभ मेला या अन्य ऐसे आवश्यक प्रयोजन होंगे हम उसमें कर सकेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ कुंभ होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। THDC के ऋषिकेश मुख्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड की देश में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी को 37 साल हो गए। 37 साल के इस सफ़र में THDC ने उत्तराखंड से शुरुआत करके देश भर में हाइड्रोथर्मल पावर, विंड पावर, प्रत्येक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के विकास में भी THDC सड़कों, पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों में राज्य सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रही है। उत्तराखंड में तो जैसे टेहरी स्टेज 2 है, जो PSP जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाएगा अगले महीने में। बाकी एक प्रोजेक्ट हमारा यूपी में थर्मल का है 1320 मेगावाट का, ये सितंबर में आएगा। और ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल हमारे आने हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र में ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट होंगे हमारे देश में जो आएंगे इस साल। चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आजकल रहती है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की रहती है। और इसके लिए हम जो भी निर्णय लेते हैं, अपने इंजीनियरिंग डिसीजन लेते हैं या भी कोई भी इस तरह का तकनीकी निर्णय लेते हैं, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, पर्यावरण को सेव करें, और जो आसपास जो लोग रहते हैं, सामाजिक
जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनके प्रति, उनको हम डिस्टर्ब ना करें, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम ये कार्य करते रहें। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति के संबंध में बड़कोट रामलीला मैदान से होते हुए मुख्य चौराहों पर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तत्पश्चात जुलूस धरना स्थल तहसील बड़कोट में पहुंचा, जहां 7 दिनों से लोगों को भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन शासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और आंदोलन भी उग्र होता जा रहा है। कल स्वामी केशव गिरी महाराज का स्वास्थ्य खराब होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें जबरन उठा लिया गया। देखिए सर, हमारी सबसे पहले मांग यही है कि बड़कोट को पानी दो। आज मैं सभी गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस आंदोलन में आंदोलनकारियों का साथ दिया और स्कूल बंद करके, अपनी क्लास को बंद करके आज आए हैं और इस रैली को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। बड़कोट की जनता पानी के लिए त्राहिमाम हो रखी है और आजकल सरकार जो है बड़कोट की जनता और की एक भी नहीं सुन रही है। सरकार के उसमें जूं तक नहीं रह रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। सर्वप्रथम मैं ये धामी सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि विगत 3 माह से बड़कोट नगर पालिका पानी की समस्या से जूझ रही है, परंतु धामी सरकार ने इस मुद्दे पर अभी भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया और आज हजारों की संख्या में संपूर्ण बाजार बंद था और जितने भी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय थे और कार्यालय थे संपूर्ण बंद करवा दिए गए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर नैनीताल से है, जहां वर्षकाल के दौरान पर्यावरण मित्रों को कामकाज के दौरान बारिश से बचाने के लिए मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने नगर पालिका सफाई कर्मियों के लिए 100 बरसातियों तथा 50 क्षत्रिय अधिशासी अधिकारी पूजा चंद्रा और प्रभारी सफाई निरीक्षक हिमांशु को उपलब्ध कराई है। मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि पालिका कर्मियों के साथ पर्यावरण मित्रों को कार्य करने के दौरान बारिश से बचाने के उद्देश्य से बरसातियों और छतरियों को वितरित की गई है, ताकि वे अपने कार्य करने के साथ बारिश में अपना तथा संभव बचाव कर सकें। हमने 100 छाताएं, 50 छाताएं, 100 बरसातियां नगर पालिका के सफाई कर्मियों के लिए दी हैं। बारिशों का मौसम है, हमारे सफाई कर्मी बड़ी मेहनत से ऐसे में लगे रहते हैं। हमने देखा कि बिना बरसाती और कुछ बिना छाता के भी दिख रहे थे, तो कार्यकारिणी ने तय किया और मां नैना देवी व्यापार मंडल द्वारा 50 छाताएं और 100 बरसातियां ईओ के माध्यम से उन तक पहुँचाई गई। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने स्वर्गीय चमन लाल बजाज की स्मृति में भारतीय सैनिक विद्यालय में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभागार में स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार की झलकियां प्रस्तुत करने के साथ ही साथ जंगलों को बचाने का संदेश दिया। देखिए, बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को बचाने में जिस तरह से ये मिशन प्रारंभ हुआ और मैं ये कहूँगी पूरा देश सक्रिय हुआ, उसका परिणाम भी आया। हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने और निरंतर प्रगति हो रही है। बेटियों के अंदर तो एक अदम्य साहस, अदम्य उत्साह आ ही रहा है, पर हमारे समाज के भी निगाहों में आ रहा है कि अपने इस संविधान की समावेशी भावना तभी पूर्ण कर पाएंगे जब इसके लिंग भेद को दूर करके हम अपनी बेटियों को भी निरंतर आगे बढ़ाएं। प्रयास कर रही है। 57 साल के खंडहर को ठीक करने में समय तो लगे रहना को सकारात्मक सोच के साथ सही बातों का सहयोग करना चाहिए। उत्तराखंड वन विकास नगर निगम कर्मचारी संगठन परिश्रम क्षेत्र रामनगर के कालाडूंगी निगम कर्मियों ने कालाडूंगी निगम में धरना प्रदर्शन कर उत्तराखंड सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते जमकर नारेबाजी की। वहीं वन कर्मियों ने 1991 से सेवा लाभ कर निस्तारण के लिए संबंध में विस्तार से सभी को जानकारी दी। वहीं निगम कर्मियों का कहना है कि पहले हमें वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, वहीं उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठता के लाभ के नियम को वापस ले लिया गया।
हल्द्वानी रामनगर के मध्य स्थित कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा रात भारी बारिश के कारण फिर बह गया, जिसमें इस मार्ग पर यातायात फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। रात मूसलाधार बारिश होने के कारण पुलिया का एक हिस्सा टूटकर फिर बह गया। पुलिस द्वारा रात्रि में ही मौके पर पहुंचकर यातायात बंद करवा दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। प्रदर्शन तो पूरा उत्तराखंड में हो रहा है और मांग ये है कि हम लोग उन उत्तर प्रदेश बनने के में 83-84 से कार्यरत हैं और उसके बाद 1900 हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई बरसात ने जहां नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद भारी बरसात की वजह से नगर निगम क्षेत्र में ही कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। बरसात के बाद अब नगर निगम इन जलभराव वाले इलाकों के लिए होमवर्क करना शुरू कर चुका है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित कर वहां के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हिमालयन कॉलोनी है, पुष्प विहार है, बहुत सारी जगह हमारी अपनी गौशाला में भी जलभराव की समस्या देखी गई और कुछ हमारे शहरी क्षेत्र से बाहर हैं, प्रेमपुर, रोशैनी वगैरह, पर वहाँ पर भी जो है जलभराव की समस्या को ऑब्जर्व किया गया है और नगर निगम के द्वारा अपने पंप और अपनी टीमों को लगा करके तत्परता से जलभराव की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हमारी नगर निगम की पूरी टीम भी बधाई की पात्र है और हमारी उम्मीद है कि अब जब बरसात रुक गई है तो इसके बाद किसी तरह की बीमारियां ना फैलें, इसके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं छिड़काव के लिए और सफाई के लिए, ताकि मच्छर, डेंगू इत्यादि की कोई समस्या नहीं। खबर विकासनगर से है, जहां कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने भी शिरकत की। जहां पर इस हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर सपूतों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आतंकी हमला हुआ कठुआ में और उसमें हमारे जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए आज कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से बड़े दुख का और शोक का विषय है कि बड़ी बड़ी बातें करके सरकारें बनती हैं, नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनते हैं, लेकिन सैनिकों की शहादत पर मैं समझता हूं कि उनके आँख के आंसू कहीं ना कहीं सूख जाते हैं। ना उनके हाई लेवल सुरक्षा का इंतजाम होता है, ना किसी इंटेलिजेंस का इंतजाम है कि उन्हें पता हो कि किस तरीके से दुश्मन हमारे देश के अंदर सक्रिय हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें दुश्मन के घर में मारने की करते हैं, उनकी बात बनने वाली नहीं है। एक एक सैनिक की जान की कीमत है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार है, पूरा प्रदेश है, भाई बंद है।